इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच शुरू करने के लिए एक अतिरिक्त एसपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई गई है। विशेष टीम में 3 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर शामिल हैं। वहीं वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों में आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। कल योगी ने कहा कि जंगल जल रहा है लेकिन सीएम चुप है। उन्होंने कहा था कि दंगाई बिना डंडे के नहीं सुधरेंगे। इस पर ममता बनर्जी ने जोरदार पलटवार करते हुए योगी पर निशाना साधा। आज ममता ने इमामों के साथ बैठक की। इधर वक्फ संशोधन मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। काफी देर चली बहस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अहम टिप्पणी की है वो ये है कि विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा हुई वो हैरान और परेशान करने वाली है। और ये सब कुछ देश के सर्वोच्च अदालत में कहा जा रहा था, ये सब कुछ बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कहा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें शहजाद पूनावाला स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं हमारे साथ। इसी के साथ कई अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल ऐसा अकेला राज्य है जहां विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो चुके हैं। मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल और 11 अप्रैल को हिंसा की वारदात हुई, जिसमें 3 बेगुनाहों की जान चली गई। ऐसे में हिंसा से सुलगते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उम्मीद थी कि वो हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनके जख्म पर मरहम लगाएंगी। लेकिन ममता कोलकाता में वक्फ कानून का विरोध कर रहे इमामों से मिलने पहुंची और वहां शांति संदेश की जगह उन्होंने बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलों की बारिश कर दी। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। योगी के खिलाफ ममता का आक्रोश इसलिए है क्योंकि कल सीएम योगी ने ममता को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था। योगी ने कहा था कि बिना डंडे के दंगाई नहीं सुधरेंगे। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। ममता पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। आज भी इमामों के साथ मुलाकात में ममता बोली, हर मंच पर वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करोगी। कोर्ट में जैसे चैलेंज किया
आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो। उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। ममता इमामों के साथ बैठक कर रही थी। उसी समय शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी नेता बंगाल विधानसभा के बाहर हिंसा के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। आज ममता ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि अगर वक्फ बिल में संशोधन इतना ही जरूरी है तो बिल को 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। इस पर बीजेपी ने पूछा, माँ माटी और मानुष की राजनीति करने का दावा करने वाली ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति में सारी मर्यादा भूल गई है क्या? अगर वोट बैंक को चेंज करना है तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, राजनीति तो होगी, लेकिन क्या आपकी सरकार मानवीयता में भी शून्य हो गई है? मां माटी मानुष के बारे में बोलने वाली ममता जी, न मानुष की चिंता है न मां की चिंता है। बड़ा सवाल आज मैं ममता जी के लिए उठाना चाहता हूं। ममता जी, अगर वक्फ बोर्ड में केंद्र में और सारे प्रदेशों में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो आपको परेशानी है क्या? इधर समाजवादी पार्टी भी वक्फ कानून और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष वक्फ कानून पर गुमराह करना बंद करे। हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है। जहां गीता में सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो सबसे बड़ा योगी है। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहाँ 0 को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं, इसमें बीजेपी का हाथ होता है। कहीं न कहीं उन दंगाइयों को राज्य सरकार का संरक्षण है, और जो वायलेंस हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल 73 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका लगाने वालों में सबसे पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। सिब्बल का कहना है कि पहले केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उनसे अदालत ने पूछा कि वक्फ बाई यूजर को क्यों हटा दिया गया है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पूरे मामले में हिंसा बहुत परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट के सामने है और हम इस पर फैसला करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल भी वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर वक्फ कानून पर मचा सियासी संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। तो शहजाद पूनावाला हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, टीएमसी नेता के तौर पर जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मलुक नागर जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वाले जो बंगाल की हिंसा पर समझा रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अंडा है, ममता बनर्जी कह रही हैं वो भोगी हैं। अब सवाल यह है कि अगर योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल है तो ये चर्चा तो होगी कि किसका कौन सा तरीका। आपका तरीका दिखा दीजिए एक बार। बुलडोजर, हम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनसे वसूली करेंगे, यानी वो कहते हैं कि हम दंगाइयों से ही वसूली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इमामों के साथ आज बड़ी बैठक करेंगे। फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये दोनों का मॉडल हमने निकाला है कि करते क्या क्या है। उसके बाद से इधर योगी आदित्यनाथ वो क्या करते हैं, दंगाइयों से वसूली।
वहीं घटना बीजेपी की साजिश है, ये ममता बनर्जी बता रही है। कैसा है आपका मॉडल बेटर है और क्यों उसको वो ममता मानेंगे? देखिए, अच्छा होता कि आपके प्रोड्यूसर इस योगी मॉडल और ममता मॉडल में एक और ग्राफिक को इंक्लूड करते, और वो ये होता कि दोनों बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग उतनी ही मुसलमानों की संख्या है, परंतु वक्फ नामक विषय पर एक भी गोली नहीं चली है बंगाल उत्तर प्रदेश में, एक भी हत्या मृत्यु नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, जबकि बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, 500 परिवारों को पलायन करना पड़ा है, दास परिवार को मारा गया है जिहादी हिंसा के द्वारा, और किस प्रकार से मंदिर में जाकर मूर्तियों को तोड़ने का कार्यक्रम रचा गया है, और वहां पर किस प्रकार का सिचुएशन निर्माण हुआ है जिससे कि कोर्ट को कहना पड़ा कि हम आंख मूंदे नहीं बैठ सकते, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और लगातार 4-5 दिन से जो परिस्थितियां बन रही हैं जहां पर लोग चिल्लाकर कह रहे कि हम संविधान नहीं मानेंगे, हम शरिया मानने वाले हैं। मुझे बता दीजिए कि ये वाला ग्राफिक आप पूरा कर लीजिए। जहां ना पहुंचे रवि वहां भी पहुंचे आज तक। आपने कहा था ना कि आपके प्रोड्यूसर, तो हम लोग 100 कदम आगे सोचते हैं। जल्दी से एक बार दिखा दीजिए जो मुस्लिम जनसंख्या है दोनों ही राज्यों की। मुस्लिम आबादी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 85 लाख, 2 करोड़ 47 लाख है ममता बनर्जी की राज्य में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी। 19% यहां पर है लेकिन योगी सर मतलब उत्तर प्रदेश में, वहीं पश्चिम बंगाल में 27% है। ममता बनर्जी अल्पसंख्यक 33% बता रही है। अब अपनी बात पूरी चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अखिलेश जी का एक महंत को कहना अंडा, वैसे उन्होंने मठाधीश को माफिया भी कहा था। महाकुंभ के विषय में क्या कहा था, राम मंदिर को बेकार भी इनकी पार्टी ने कहा है, और ममता बनर्जी का योगी को भोगी कहना, तो अभी मृत्यु कुंभ कहा था महाकुंभ को, और गंगा धर्म भी बोला था सनातन को। पर मजाल है कि किसी और धर्म के पर्व या साधु संत के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। और देखिए ना, आज भी क्या हुआ, आज पीड़ित पक्ष है हिंदू। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक की निरंतर रिपोर्ट्स जो 9 बजे के शो में आपके द्वारा भी चलाई गई है कि किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार किया गया। तो ममता बनर्जी जाकर मौलानाओं से तो मिल लेती है, पर एक हिंदू परिवार से मिलने का काम किया है। वहां पर वो कहती है कि हम एक्शन लेंगे। किस प्रकार का एक्शन लेंगे? आपके नेता फिराद हकीम बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, दूसरे एक नेता है वो बोलते हैं मैं आंखें नोच लूंगा, तीसरे इनके पंचायती लेवल के नेता है बोलते हैं ऐलाने जंग होगा। आज ही की बात है, दुनिया की वीडियो आई है सामने, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। उसके बाद उनके सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री है वो बोलते हैं कि कोलकाता को जाम करने का हम लोगों का इरादा है। तो जब आप ही संविधान भक्षक है तो संविधान की रक्षा करेगा कौन? इसके अलावा मुझे बता दीजिए कि आज जब ये सारी घटनाक्रम हो रही है तो ममता बनर्जी क्या बोल रही है, बाहर के लोग कर रहे हैं, बांग्लादेशी कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। बीएसएफ पे आरोप लगा रही है, वैसे कुणाल घोष ने भी लगाया। सागरिका घोष है, राजदीप सरदेसाई जो यहाँ पे काम भी करते हैं, उनकी वाइफ है, राज्यसभा एमपी है, वो कहती है बिहारियों ने किया। आज मैं स्पष्ट तरीके से पूछना चाहता हूं कि बिहार और बिहार के लोगों पर यह आरोप लगाया है, क्या यह मान्य और स्वीकार्य है इंडिया अलायंस के नेताओं को? क्या इसका प्रमाण है तो बता दीजिए। अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि टीएमसी की गलती है, उनका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। अब मैं दूसरी बात में आना चाहता हूं कि देखिए, संविधान की जो रक्षा करने का दावा करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हो, स्टालिन हो, मिस्टर तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इनकी तरफ से एक बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट में 17 पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। परंतु क्या बोला जाता है, राशिद अलविदा कांग्रेस के बड़े नेता, राज्यसभा एमपी रहे, मतलब सुप्रिया जी तो अभी प्रयास कर रही हैं पर वो राज्यसभा एमपी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए ये एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है, ये जस्टिफाई करने का बयान है कि नहीं सुप्रिया जी, आप तो मुझे बता दीजिए कि ये ठीक है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी? मैं लौट रही हूँ सुप्रिया जी। क्रिया की प्रतिक्रिया राशिद अलवी जी ने कहा है, और सिरे से मतलब इसको कौन सही ठहरा सकता है इस तरह के बयान को? मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं ठहराएंगी। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वो सबको गुस्सा क्यों नहीं दिलाता है? अगर वहां पर चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई है तो इस पर क्यों नहीं लोगों में गुस्सा आता है? क्यों इस पर अनदेखी जानबूझ के की जा रही है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और क्या ममता बनर्जी कह के हट सकती हैं कि बीजेपी ने कराई है, किसी की साजिश है? बच सकती हैं? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते एक बात जितने पुरजोर तरीके से कह सकती हूं वो सबसे सर्वप्रथम यहां पर कहना चाहती हूं। आपकी कोई भी मांग हो, आपको लगता है आपके खिलाफ कोई कानून बना हो, आपको लगता है कि आपके साथ सरकार ने ज्यादती करी हो, लेकिन हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है।
हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर आप हिंसा में लिप्त होते हैं, अगर आप हिंसात्मक कोई चीज करते हैं, तो आप अपनी कॉज को, आप अपने जो मुद्दा है उसी से भटक जाते हैं। हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए, ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, द बक स्टॉप्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट गवर्नमेंट। ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी है कि अमन चैन शांति बहाल हो और एक भी व्यक्ति को क्षति ना पहुंचे। यह पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आई डोंट मिस माय वर्ड्स। तीसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूं, बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूं, 11 साल से सत्ता में आप है, बॉर्डर आपको संभाल लें, लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या? यह बात कही जाएगी और यह बात कहनी जरूरी है। चौथी बात, और यह बात मैं बिल्कुल मुस्तैदी से कहना चाहती हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे मारेंगे तब इनकी दिमाग सही होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूं, वाराणसी में 7 दिन तक 23 दरिंदों ने, ये एक हफ्ते की खबरें हैं, 7 दिन तक 23 दरिंदों ने एक लड़की का बलात्कार किया। कहां थे आपके डंडे? और कैसे आप भूतों को मना रहे हैं? कासगंज में 10 लड़कों ने रेप किया और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी का युवा नेता है। तमाम लोगों के साथ तस्वीरें हैं, विधायक का खास माना जाता है। कहां है आपका डंडा और कहां है आपको भूत का दिमाग सही करने की तरकीब? ये मैं बोलना चाहती हूं। मैं 2-4 चीजें यहां पर सिर्फ संक्षेप में इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज छपा है, उर्दू पर जो ऑर्डर दिया है, वो आशा की किरण है, वो उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उर्दू जो है वो इस देश की भाषा है, गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है, खालिस हिंदुस्तानी है, उस पर रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना हो, या कोला के बारे में उन्होंने एक जजमेंट दिया। और ये जो सारी पद्धति है ना अंजना जी, जहां पर कपड़े पर, भाषा पर, खाने पर रिलीजन देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। और 10 सेकंड में मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं, मैं उस देश की नागरिक हूं, मैं उस देश की वासी हूं जहां पर रसखान ने कृष्ण पर क्या लिखा, जहां पर रहीम ने राम पर क्या लिखा, जहां पर कबीरदास ने हरि पर क्या लिखा। मैं उस देश की वासी हूं। मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा, या वो कपड़ों से पहचानते। ये जो पद्धति है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऊंचे मंचों से, अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप छोटा सा जवाब। मेरा अपना मानना है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ चलाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीच में मत बोलिए क्योंकि बोले अर्चना जी ये गलत बात है, मर्यादा रहनी चाहिए। बोले पूरा कीजिए सुप्रिया जी। और अंजना जी, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे और जो टिप्पणियां हुई, मुझे लगता है आप वो आगे लीजिएगा। बिहारियों की अस्मिता पर यह व्यक्ति ना बोले। हमारे मिथिला के झा भाइयों के लोगों के बारे में इन्होंने क्या बोला था वो सर्वथा पता है। बीजेपी से इनको कितनी फटकार पड़ी थी, कहां बिठाए थे, अंजना जी मैं भी बोलूंगा। बिहारियों की अस्मिता के बारे में मत बोलिए। कोई डीएनए पूछता है, कोई झा भाइयों के अंजना जी आप अलाउ कर रही हैं ये व्यक्तिगत। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बगल में बैठकर ओके अंजना जी, अब ये देखिए अब अन्याय वो आप अलाउ कर रही हैं। थैंक यू अंजना जी। मुझे भी सर्टिफाइड गालीबाज जिसने मंडी का और नहीं अंजना जी, अब मेरा समय है और आपने प्रॉमिस किया था मुझे समय देंगी। अंजना जी जब तक आप समय नहीं देंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा और तब तक मैं बोलने भी नहीं दूंगा। अंजना जी मेरी बारी है, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सुप्रिया जी, आपने उनके बयान पर बोला, अब उनको बोलने का तो मुझे वक्त देना होगा। आपने बोला है, आपने उनके बयान पर चर्चा की, अब वो आपका एक बयान बोलना चाहते हैं, लेकिन वो एक पोस्ट था। हाँ, मैं और वो डिनाई करती है। हाँ, मैं बोलता हूँ उन्होंने वो नहीं डाला। अंजना जी आपको इतनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मुझे अपनी बात रहने दीजिए। हाँ, जो उनका स्टैंड है मैंने मैं अपना अब बता देता हूँ। स्मृति ईरानी औरत होने के नाम पर धब्बा है, सुना दूं बयान। गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शट अप। इसके अलावा किस प्रकार की भद्दी भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है यह बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस पार्टी से जिसने कहा है आइटम
किसको? एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में, जिसने कहा रिजेक्टेड माल सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट रेप का कितना है? 71%। और कर्नाटका में कितना है? 0.1%, 0.2%। आप बता दीजिए कितना है। आपके तो होम मिनिस्टर बेशर्मी से बोलते हैं कि मोलेस्टेशन और रेप की इंसिडेंट्स होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भाषा पर आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे सर्टिफिकेट की, और ना मुझे प्रदेश के सम्मान की, क्योंकि बिहार और यूपी के लोगों को डीएमके के लोगों ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। डीएमके के लोगों ने बोला गौमूत्र राजा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सागरिका घोष ने बोला बिहारियों ने यहां पर उत्पात मचाया, एक शब्द नहीं निकलता। तो बिहारियों की अस्मिता की में मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। दूसरी बात आगे आता हूं, सुप्रीम कोर्ट का उर्दू पर तो कोर्ट करके कसीदे गा रही है मैडम। अच्छा है, गाइए, करिए, कसीदे गाइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीए क्यों मुहर लगाई थी ना, मानते हैं सीए के कानून को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का कानून लाने के लिए कहा था ना, क्या क्या पलट लिया ना पार्लियामेंट में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून की वकालत की ना, क्या किया आपने उस पर भी भ्रमित किया मुसलमान समाज को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने का काम सही हुआ ये कहा था ना, अब मानते हैं 370 सही हटा, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला है। सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले इमरान मसूद है जो कहते हैं 1 घंटे में इलाज हो जाएगा। बताइए सुप्रिया जी, कौन सा इलाज 1 घंटे में लोकतंत्र में होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले तो संसद में भी कानून लाने के लिए और उसको पलटने के लिए 1 घंटा तो काफी नहीं है। 1 घंटा इसके लिए भी काफी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो। और 1 घंटे में केवल एक चीज हो सकती है जो एमआईएम ने एक बार बताया था 15 मिनट, तो 15 × 4 वाला आपको यहां पे परिणाम। और 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड देखिए, आज मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अभी मैडम ने बोला कि घुसपैठिए। अरे घुसपैठिए तो आपके अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ये तो तृणमूल का फेलियर है। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों ने कराया। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ और कहती है, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं। पर हां, मजाल है कि कोई आकर बोल दे कि शरिया को संविधान के ऊपर, उम्मा को उम्मीद के ऊपर और दंगाई को डेमोक्रेसी के ऊपर रखने वाले जो झारखंड के मंत्री है, जो कहते हैं मैं शरिया को मानता हूं, संविधान नहीं मानता हूं, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेते हुए उनको निकाले। ये संविधान रक्षक राहुल गांधी है कहां? संविधान तार हो रहा है। सुप्रिया जी यहां पर आकर लेक्चर दे रही है, बोल रही है नहीं स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनके साथ आप लोग जो है गलवैया कर रहे हैं। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं तीनों मेहमानों के पास जाऊंगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये इनका हाल है। असलियत ये है कि कासगंज और वाराणसी पिछले 72 घंटे में कांड हुए, उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते। आईआईटी बीएचयू में सोशल मीडिया के लड़कों ने लड़की का गैंगरेप किया था, उनको माला पहनाई गई जब वो निकले। गुजरात में भी यही किया गया था, बिल्किस के अपराधियों के साथ, दोषियों के साथ। यहां पर बोला गया 1 घंटे में क्या हो सकता है? 1 घंटे में डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, सारी अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। 1 घंटे में पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है। चिलचिलाती गर्मी में करोड़ों लाखों मजदूरों को पैरों में फफोले और छाले लिए पैदल चलवाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर झूठ बोला जाता है कि एक भी व्यक्ति नहीं। 1 घंटे में कानून बदले जा सकते हैं। आपकी जो भावना है आपको वो सामने दिख रहा है, 1 घंटे में कानून बदला जा सकता है, और कानून बदलना विधि का काम होता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। आप क्यों गलत समझते हैं? आपके मन में क्या चलता है हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, और ये बोलनी चीज जरूरी है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां हुई, उन टिप्पणियों पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सॉलिसिटर जनरल से 2 टूक पूछा कि क्या आप हिंदू एंडाउमेंट्स में और हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को लेंगे? उनके पास जवाब नहीं था। यही बात हमारे मुसलमान भाई और हम लोग उठा रहे हैं लगातार कि जब राम मंदिर हो गया या जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, वहां पर है एलजी जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा अगर वो हिंदू है। अगर वो हिंदू नहीं है तो कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में डीएम तब बनेगा कमिटी का मेंबर अगर वो हिंदू है, अगर वो हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा, वो नहीं है तो कोई और बनेगा। यह सवाल पूछा। तमाम सिख भाई जो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने क्या कहा? आज आप उनके साथ कर रहे हैं, कल आप हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ कीजिएगा। अगले दिन ही आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिख तो दिया था कि क्रिश्चियन लैंड का भी अवमूल्यन अब होना चाहिए। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 टिप्पणियां करी है जो सरकार ने दिक्कत तलब है। बीच में अंजना जी पूरा कीजिए जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है, हिंसा पर भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है जो बहुत दिक्कत तलब है सरकार के लिए। एक टिप्पणी नॉन मुस्लिम्स को लेकर की है, एक टिप्पणी जो कलेक्टर के पावर को लेकर की है।
जजमेंट का जो इंटरिम आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जब तक ये केस चल रहा है कलेक्टर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लैंड नहीं बन जाएगी कोई वक्फ की लैंड, और ये कहना कि जिस पर हमने ऑर्डर कर दिया है वो डीनोटिफाई नहीं हो सकता, ये सरकार के लिए दिक्कत तलब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर 2 दिन लगातार हियरिंग होना अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आस्था है और बिल्कुल आस्था है। आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था न बनती है न बिगड़ती है। शुभांकर आपके कहने से इस देश में दंगे जरूर होते हैं, क्योंकि आप लगातार ऐसे कानून लाते हैं जो एलियनेटिंग होते हैं। शुभांकर जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर भी जो कहा है वो सीधा सीधा आपकी सरकार पर एक स्टेटमेंट है, उस पर जल्दी से कमेंट अब मैं आपसे चाहती हूं। आपकी सरकार है साहब पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ये कह रही है कि ये साजिश है, कौन है भाई, कौन रोक रहा है उनको बीजेपी के साजिशकर्ताओं को पकड़ने से? बताइए कौन है सर, आप ही बता दीजिए। 6 बजे के आज शो में पूरा देश देख रहा है, बताइए किसने साजिश रची? बिल्कुल अंजना जी, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर दंगाइयों के ऊपर, दंगे के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की है तो मेरे ख्याल से दंगे के ऊपर की टिप्पणी सबके ऊपर की है और इसको सबको लेना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई इसके मायने तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जितने भी आजकल टिप्पणियां कर रहा है सिर्फ बंगाल के लिए कर रहा है, बाकी जगह के लिए नहीं कर रहा है, मणिपुर के लिए नहीं कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होगा। खैर, जहां तक बात आप मेरे सवाल को ट्विस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी एक सेकंड प्रयास हो रहा है। शुभांकर जी एक सेकंड मेरे साथ दिखा दीजिए इनको। शुभांकर जी ट्विस्ट मत कीजिए। वक्फ पे सुनवाई के दौरान जब पश्चिम बंगाल की हिंसा का जिक्र हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में यह है, वक्फ पर ही सुनवाई चल रही है और वक्फ में और कहां हिंसा हुई है? अगर कहीं और हुई है तो आप बता दीजिए मुझे। थोड़ा प्लीज कॉन्टेक्चुअली बात कीजिए, सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी मत बोलिए। अब अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी एक दरख्वास्त आपसे करूंगा, शायद मेरी हस्ती यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत जी या शहजाद पूनेवाला जैसी ना हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर मैं दर्जा रखता हूं कि कम से कम आप मेरी बात को सुने, आप उसको टोके, आपको न सही लगता हो आप उसको खारिज कर दें, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन यहाँ पे रखने के लिए लाए कम से कम उसको सुनने तो दें, उसको पहुंचने तो दें लोगों तक। बोलिए। अब आता हूं मैं अपने बात पर। पहली बात, मैंने ये बात बोली कि दंगे के लिए जिस समय मणिपुर में हो रहा था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक उनको भी टिप्पणी की थी। जहां पे भी दंगा होगा सुप्रीम कोर्ट का ये बनता है कि वो वहां पे उसके लिए बोले। यहां वक्फ के लिए था तो इन्होंने बंगाल के ऊपर बताया, मैंने यही बात बोली और कुछ नहीं बोला। अब जहां तक आपने कहा कि भाई उसको रोकने के लिए ममता दीदी क्या कर रही है, मुर्शिदाबाद में जिस दिन दंगा होता है उसके शाम तक जो है 150 लोगों की तुरंत वहां पे गिरफ्तारी होती है। मजे की बात पता है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन सब ने अपने बयान में कहा कि वो हिंदी में बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको बंगला नहीं आता था। क्या ये बात प्रश्न के घेरे में नहीं आती है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल के तो ज्यादातर लोग बंगला बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो आपके हिंदू हो, हर कोई वहां पे अच्छी तरीके से बंगला जानता है, वहां बंगला ज्यादा बोला जाता है। इतनी साफ हिंदी, इतनी साफ वहां पे भाषा कहां से होने लगी? उनको आज बंगला भाषा नहीं समझ में आ रही है तो ये लोग कहां से आते हैं? नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात, क्यों आप बताइएगा? कुछ लोग ऐसे वहां पे पकड़े गए, मैं उनका नाम ले लेके बताता हूं। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वापस नहीं, प्लीज वेट सर। मिस्टर भट्टाचार्य आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बंगाल के लोग नहीं है, दूसरे राज्य से आए हुए लोग हैं, और जाहिर तौर पर आप बांग्लादेशियों को भी लेकर उनका कहना है कि बांग्लादेशी नहीं है क्योंकि आप हिंदी की बात कर रहे हैं। तो आपका इशारा क्या है? आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़ी साफ हिंदी बोल रहे हैं, नहीं, यहीं पे अंजना आपको बताना होगा, आप सिर्फ आरोप नहीं लगा सकते हैं। कहां के लोग? अंजना जी एक और बात भी मैं बता दूं, आप लोग को शायद ना पता हो अंजना जी, और एक बात बता दूं, और एक मजे की बात बता दूं। अरे पहली बात तो पूरी कीजिए। शुद्ध हिंदी, साफ हिंदी बोलने वाले कहां से आए थे? ना पता हो, शायद दूसरे लोगों को ना पता हो। अंजना जी आप मेरी बात पूरी रख लेने दें, मैं और भी यहां पे फैक्ट क्लियर कर रहा हूं, आप पहले उसको सुने। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पहले तो यही था ना, ये जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, यहां की भाषा में भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप भाषा सुनेंगे, आप जो साफ साफ यहां पे बांग्ला भाषा जो बोलने वाले लोग होते हैं वो 2 मिनट में सुन के बता देंगे ये बांग्लादेशी है, वो इधर का है, क्योंकि हम लोग के उच्चारण तक में अंतर है। तो ये डायलेक्ट साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ पता चलता है, और वो इस केस में भी पता चल रहा है। ये बातें इसलिए आ रही हैं, इसलिए खामखा में नहीं आई हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अब तक मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था, शहजाद पूनेवाला
यहाँ पे वो दे रहे थे। एक सेकंड, नहीं सर, नहीं शुभांकर जी, एक सेकंड, शुभांकर भट्टाचार्य जी प्लीज, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, आपने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। मेरे 2 सवाल हैं। नहीं सर, आपको अब मेरे सवाल का जवाब देना होगा। एक तो आपको ये बताना होगा कि जब आप कह रहे हैं कि साफ हिंदी बोलने वाले लोग थे, तो आपका इशारा किस राज्य की तरफ है? दूसरा, चंदन दास और उनके पिता वो थे कि नहीं मुर्शिदाबाद के, जिनकी मॉब लिंचिंग की गई, जिनके आज भाई और पुत्रवधू दूसरे जगह भागे फिर रहे हैं और दूसरी जगह पर शरण ले रहे हैं, उन्हें हिम्मत नहीं अपने घर में लौटने की। जिसकी मॉब लिंचिंग हुई वो दोनों मुर्शिदाबाद के थे या नहीं थे? अब मैं जवाब दूं? जवाब दीजिएगा। अब मैं जवाब दूं? अब मैं जवाब दे सकता हूं? इसका पूरा जवाब सुनेंगे एक बार में। पहली बात, क्या मैंने बोला कि चंदन दास कहां के थे, कहां के नहीं थे? ये इस समय पुलिस वहां पे जांच कर रही है, पता चलेगा। वहां पे भी उसी तरीके से जांच जैसे यूपी में होती थी, उसी तरीके से। जैसे कुलदीप सेंगर का जो केस था, आपको शायद याद हो ना हो, या अमित तेनी जी का जो केस था, आपको शायद याद हो कि ना हो। आप शायद भूल रहे हैं कि उसी तरीके से जैसे पुलिस यहां पे जांच करके उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचती है, बंगाल की भी पुलिस जो है जांच करके तभी किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी। उससे पहले ये बताना, मैं डिटेक्टिव नहीं हूं, मुझे नहीं पता। आप तो डिटेक्टिव का ही काम कर रहे हैं ना। की बात आ रही है, आप डिटेक्टिव का ही काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि साफ हिंदी बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, इधर उधर की बात, 10 तरह की बात, इमामों की सभा में आवाज नीची कीजिए। क्या इमामों की सभा में आपने अपनी बात कह दी सर? आपने पूरे देश को बता दिया कि वहां पर अच्छी और साफ हिंदी बोलने वाले लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे। आपने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। आपने इसी के साथ बता दिया कि उनकी भाषा, उनकी शैली, जो बांग्ला भी बोल रहे हैं, वो अलग अलग है। आपने अपना इन्वेस्टिगेशन बता दिया। लेकिन आप एक सेकंड अनुराग जी, आप ठीक है, आप योगी सरकार को आप टारगेट कीजिए, लेकिन इस वजह से जो हिंसा बंगाल में हो रही है उस पर क्लीन चिट देना कैसे सही ठहराया जा सकता है? मतलब जो हिंदू पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए कोई नहीं जा रहा है, लेकिन इमामों के साथ एक बड़ी सभा की जा रही है और वहां पर हर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है राज्य सरकार की जगह। ये सही है अनुराग जी? देखिए अंजना जी, कमाल है इस देश में आजकल जब से बीजेपी आई है। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। किस तरह का हालत बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। इनके ही एक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, वो क्या भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि भाई अगर 70% हिंदू तलवार लेके निकल पड़ेगा तो क्या होगा ममता जी। मतलब हिंसा के तो हम विरोध हैं ही। मैं तो कहता हूं कि जहां हिंसा होती है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष तलवार निकालने की बात कर रहा है। इनको तलवार से बीजेपी को बहुत प्यार हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इनकी एक सेना है जो तलवार लहरा रही थी आगरा में, दलितों को वहां पर डरा रही थी। शायद ये दलित को हिंदू नहीं मानते या पीढ़ी परिवार से आने वाले लोगों को हिंदू नहीं मानते, इसलिए उनको तलवार से डराते हैं। एक इनके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में, वहां बजाय शांति बहाल करने की, शांति कैसे हो, कैसे भाईचारा पैदा हो, कैसे इस तरह को हिंसा को रोकी जाए, तो कह रहे हैं हिंदू, अब 70% हिंदू यहां पे तलवार लेके निकल पड़ेगा। जेल में नहीं डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? क्यों नहीं जेल में डालना चाहिए, जरा मैं पूछना चाहता हूं। इस पे कोई सवाल नहीं बोलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंसा जहां भी होती है, जिस तरह से लगातार हिंसा अभी पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, ये कह रहे थे बांग्लादेशी तो बीएसएफ तो इन्हीं की है ना, बॉर्डर पे खड़े हैं ना बीएसएफ के लोग। फिर सरकार बीएसएफ को इतनी ताकत पावर क्यों नहीं दे रही कि भाई बांग्लादेशी हमारे देश में कैसे आ जा रहे हैं? दूसरी बात, जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आता है हिंसा शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले होली के त्योहार पे हमने देखा था, मुर्शिदाबाद से लगा हुआ मालदा है, वहां हमने देखा था कि मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे तो फूल बरसा रहे थे रामनवमी के दिन। अचानक हिंसा कहां से आ गई? जहां फूल बरसाने की बात आ रही थी वहां तो तलवारबाजी कैसे आ गई? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा देखिए मजेदार बात, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, यहां तो दंगा रोक नहीं पा रहे हैं। लगातार दंगा देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, लगातार तलवारबाजी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसी तरह हरियाणा में इनकी सरकार, वहां दंगा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में इनकी सरकार, यहां दंगा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार, वहां दंगा देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए, आप पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव आया है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंसा की निंदा करता हूं और हिंसा इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर हमें अपनी बात कहनी है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हिंसा जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ना। अनुराग जी, इस हिंसा के लिए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, हुआ है?
इसमें सीधी 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 भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में एक माहौल हमेशा ऐसा बनाती है जिससे कि समाज के अंदर में कहते हैं ना बांटो। मलूक जी एक बार बोले, उसके बाद शहजादी आप सबका तीन चार लोगों सबकी बात इसी पे जिंदा है ये हर जगह इस तरह का माहौल। अनुराग जी जिसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मलूक जी आप उनके साथ हैं, ठीक है मलूक जी। देखिए, पहले तो शुभांकर साहब ने जो टीएमसी की तरफ से बोल रहे हैं, ये कहा कि वहां हिंदी बोलने वाले लोग थे जिन्होंने दंगा कराया। इसको मैं कंडम करता हूं, ये झूठ देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बोल रहे हैं, इसकी निंदा करता हूं। अगर काल्पनिक तौर पे इनकी बात को 1% के लिए मान लिया जाए तो क्या ये डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार फेल हो गई, दूसरे प्रदेश के लोग वहां आके दंगा करा रहे हैं? तो क्या ये कहना चाहते हैं हमारी सरकार फेल हो चुकी है, यहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया जी, उन्होंने कहा और मणिपुर में क्या लगना जो चाहिए? घुसपैठ है मणिपुर में क्या लगना चाहिए? सुप्रिया जी, इनको बीच में इनको कहो बीच में ना बोले, नहीं बोलने नहीं दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा जोर से बोलना जानता हूँ, तुमसे ज्यादा जोर से बोलना जानता हूँ। सुप्रिया जी प्लीज इनको बंद करो। मणिपुर में क्या लगना चाहिए? अंजना जी, आपके बीच में किसी ने बोला नहीं बोला ना? आप आरोप भी लगाना चाहते हैं और आप शुभांकर जी, बहस का तरीका ये होता है कि अगर आपको बीच में कुछ बोलना है तो हाथ उठाइए, ठीक है? प्लीज दूसरे के बीच में मत बोलिए। अंजना जी, आपने तो मुझे कोई सेंटेंस ही पूरा नहीं करने दिया। आपने तो मुझे बहुत अच्छा समय दिया बुला के। खैर, आपका चैनल है, आप देखिए। मलूक जी पूरा कीजिए। अरे भाई शुभांकर जी प्लीज जरा बोलने दो। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि घुसपैठ। सुप्रिया जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं। जब ये संसद में बिलाया मैं वहां था तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों ने विरोध करा कि किसी भी कीमत पे वहां बीएसएफ को नहीं लाना चाहिए, लोकल जो प्रदेश की सरकार है उसे दिक्कत होंगी। तो तुम घुसपैठियों को इसका मतलब अंदर लाना चाहते थे और बीएसएफ पे आज तुम डाल रहे हो। बीएसएफ का तुमने विरोध करा। वहां की लोकल पुलिस पूरी फेल हो चुकी है। आज देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। और ये भदौरिया साहब, अरे तुम्हारे फेवर में दिल्ली में आके, प्रदेश में आके अगर ममता जी बोल जाती है तो देश को देखो, देश की लोगों की जान को देखो। साफ साफ कहो कि वहां की सरकार की फेलियर की है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी है। देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अगर जोड़ने की बात है तो एक चश्मे से देखो सबको, हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन सबको। तुम एक तरफ खड़े हो जाते हो, मुसलमानों की बात करते हो। ठीक है शहजाद जी, अब जवाब दीजिए। जो इशू, जिस इशू पर मलूक जी भी कह रहे थे, घुसपैठ कौन रोकेगा? हाँ देखिए, गृह मंत्रालय। ऐसा है अंजना जी, अगर ये बीएसएफ की नाकामी होती तो हमारे बंगाल के कोलकाता के हाईकोर्ट ने पुलिस पर न भरोसा करते हुए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट को ज़्यादा पता है? ये यहाँ पर बैठे जो लोग हिंदी बोलने वाले लोगों को दोष दे रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। और मैंने 2 उदाहरण कोट किए, सागरिका घोष का और अभी तो आपके सामने हुआ है शो पे। पर हिंदी भाषी प्रदेश से आने वाले, मैं तो, मेरा सौभाग्य नहीं मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, मेरा वोट अब उत्तर प्रदेश में, मुझे बड़ा गर्व है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ। पर जो उत्तर प्रदेश के हैं दोनों हमारे साथी, उन्होंने एक भी बार ना ऑब्जेक्ट किया, ना ये कहा कि ये टीएमसी की हैसियत कैसी होती है। और मैं पूछना चाहता हूँ, शुभांकर मेरे अच्छे मित्र है, ये कीर्ति आजाद साफ हिंदी बोलते कि नहीं बोलते? ये शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कहां से आया भाई साहब? छोड़ देते हैं, आगे जाना चाहता हूं कि सुप्रिया जी ने 2-3 विषय उठाए। सुप्रिया जी जो है ना, वो वन आइड सेकुलरिज्म की महारत रखती है। वन आइड, एक आंख से सब कुछ देखना है, एक कान से सुनना है। इसीलिए एक कान खोल कर सुनी, पर एक कान खोल बंद करके सुनना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वक्फ बाय यूजर पर हम कंसर्न्ड है। ये तो कोर्ट को भी डिक्लेयर कर देते हैं अपना। फिर उन्होंने यही कहा कि वायलेंस इज वेरी डिस्टर्बिंग। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ को बार बार एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मत बोलो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। पर काहे सुनेगी सुप्रिया जी तब खुश है कि अगर कोई आजम खान महाकुंभ का इंचार्ज बनाया जाए,
कोई फिराद हकीम ताराकेश्वर बोर्ड का बनाया जाए, पर वक्फ बाय यूजर करके हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेने वाले लोग ये नहीं चाहते कि कोई हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वक्फ में आ जाए, जो कि एक रिलीजियस बॉडी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। ये गजब का तर्क है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, IIT BHU का आपने गिनाया, मैडम उन पर तो कार्रवाई हुई, पर बताइए 2018 में तो आपने बोला था कठुआ के रेपिस्ट के समर्थक को पार्टी से निकालो, हमने निकाला, प्रियंका वाड्रा जी ने काहे ले लिया लाल सिंह को? इस पर तो कभी आपका बयान नहीं आया, उस शाहबानू पर भी नहीं आया, CA के लॉ पर भी नहीं आया, पर सुप्रीम कोर्ट की आप बहुत सुनती है, आपकी पार्टी बहुत सुनती है। हाफिज लोन जो एक सेपरेटिस्ट भाषा बोलता है उसको आपने ले लिया अपनी पार्टी में, उसने कहा देश में शाहीन बाग बना देंगे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाहीन बाग को अवैध घोषित करते हैं। अब बता दीजिए कि इमरान मसूद से लेकर हाफिज लोन, आपके भी तो नेता शरिया को संविधान के ऊपर रख रहे हैं और क्रिश्चियंस की चिंता है। अरे वो वायनाड की सांसद कहां थी जब ये मुनब्बम वाला इशू हो रहा था? और KCBC और CBCI कैथलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिख के कहा कि सांसद साहिबा वोट कर देना वक्फ अमेंडमेंट के लिए। जल्दी से इसका सुप्रिया जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले शुभांकर जी आप जवाब दीजिए जल्दी से। आप हाथ उठा रहे थे बीच में बार बार। सवाल है कि मतलब वो CM है, उन्हीं को संभालना है ना जी। मैं इसने किया, उसने किया, उसकी साजिश है, इससे थोड़ी रुकेगा। नहीं, और सर माफ जी, कीजिएगा, साफ हिंदी तो आप भी बोल रहे हैं। शहजाद जी इतने जनों का नाम पूछ रहे हैं, मैं जरा पूछना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, दिवाकर घरामी ये किसका नाम है और उनके भाषा क्या था? और इसी समय जिस समय दंगा भड़का है उस समय इन्होंने क्या बोला? कृपया तलवारें, बंदूकें ये अपने साथ असलहे रखें और इसका प्रयोग अपने पुलिस के ऊपर, इसका जवाब एक उत्तर में दे देता हूं। आपका विरोध दे देता हूं, दर्ज एक होना वाक्य बहुत में। जरूरी है। ये उसका भाषा है कि नहीं है, एक ये सजा देने वाला से पूछे और उनसे कहे कि इस बात के लिए माफी मांगे उन्होंने। प्लीज और क्या इस बात को नहीं देखा जाना चाहिए कि इस वजह से वहां पे दंगा भड़की है? अरे सर आपने मेरा कमेंट ही नहीं सुना। मैंने कहा सर आप भी बड़ी साफ हिंदी बोल रहे हैं, तो ये जो साफ हिंदी और बंगाली हिंदी वाली बात कर रहे थे वो तो महाराजगंज की पूर्व प्रत्याशी लेंगे ना, स्टैंड लेंगी महाराजगंज की पूर्व प्रत्याशी। साफ हिंदी तो आप भी बोल रहे हैं शुभांकर जी। गाड़ियां भर भर के आ रही हैं, भर भर के बीजेपी के लोग ला रहे हैं। कहां से? कहां से भाई, कहां से? बिहार से गाड़ियां भर भर के लाई जा रही हैं। से? और साहब कोई दंगा बिना उसके नहीं भरता। मैं तो एक सीधी सी बात बताता हूं, ये बोल रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोगों के बिना दंगा नहीं भड़कता। यहाँ पर यूपी की पार्टी वाले जो लोग हैं, समाजवादी और कांग्रेस, मुंह ताक रहे हैं। चुप हो जाइए सुप्रिया जी। सुप्रिया जी अपने प्रदेश का दंगा नहीं करा सकता। ठीक है समझ गया, पूरा देश ने सुन लिया। अंजना जी, मोदी जी कहते हैं गरीब मुसलमानों के लिए बिल लाया गया है, योगी जी कहते हैं हाई राइज बनेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो ये क्या मसला है? क्या दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या बिल की कुछ मंशा ही और है? पहली बात मैं ये कहना चाहती हूं। मैं यूपी से हूं ना, तो मैं उत्तर प्रदेश की एक और बात कहना चाहती हूं। 24 मुसलमानों ने बेचारों ने एक काला बैंड पहन लिया प्रोटेस्ट में, उन पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। करणी सेना के लोग तलवार निकालकर नंगी घूम रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से एक बात यहां पर कहना चाहती हूं और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है। सुप्रिया जी, हिंदी भाषी लोग दंगाई है, इस पे बोलिए, अंग्रेज स्टैंड लीजिए, हिम्मत दिखाइए। लेकिन अभी देखिए सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है। लेकिन फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।